अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों 21A को। जी हाँ दोस्तों, एक आर्टिकल और है 21A। इस आर्टिकल को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इस आर्टिकल के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 22 को। दोस्तों आर्टिकल 22 में लिखा है गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी 3 स्टेटमेंट हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें पहला अधिकार है कारण पूछने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कारण जानने का अधिकार होता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर है दोस्तों दूसरा, 24 घंटों में न्यायपालिका में उपस्थिति होने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे 24 घंटे के अंदर ही किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यहाँ पे आने जाने के समय को छोड़कर, यानी आने जाने में जो समय लिया है वो 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाएगा। और फिर लिखा है एक तीसरा स्टेटमेंट, मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार है, यानी वो अपने मनपसंद वकील भी कर सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार को। दोस्तों इसमें टोटल 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। 23 में दोस्तों लिखा है मानव व्यापार, बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध। जी हाँ दोस्तों, मानव व्यापार का अर्थ है मानव को, किसी भी मनुष्य को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। बलात् श्रम यानी किसी पे ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं कराई जा सकती है या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में लिखा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। से ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। फिर दोस्तों आता है हमारा चौथा मौलिक अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 और 28। 25 में लिखा है दोस्तों धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, आप जिस धर्म को मानना चाहें उसे मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये हमें आर्टिकल 25 के माध्यम से स्वतंत्रता मिलती है। फिर है आर्टिकल 26। इसमें लिखा है धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी धार्मिक संस्था की कमेटी बना सकते हो, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर है दोस्तों आर्टिकल 27। इसमें लिखा है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संप्रदाय की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आपको किसी भी धार्मिक संस्था में टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और आपको दोस्तों रोका भी नहीं जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी धार्मिक संस्था में टैक्स दे भी सकते हैं उसे बढ़ावा देने के लिए और नहीं भी दे। फिर है आर्टिकल 28। इसमें लिखा है धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी धर्म सभा में उपस्थित हो सकते हैं, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। अब आता है दोस्तों हमारा अगला और 5वां मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे हम अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल दोस्तों 2 आर्टिकल हैं। बेसिकली ये आर्टिकल जो है अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें 29 और 30 2 आर्टिकल हैं। 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, और 30 में लिखा है शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति और धर्म के लिए शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अंतिम मौलिक अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। दोस्तों इस आर्टिकल को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो आप प्रस्तावना को चुनेंगे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है तो हम आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को चुनेंगे। दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 तरह के
रिट जारी कर सकता है। देखिए वो कौन कौन से रिट होते हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश और तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रक्षालेख। दोस्तों वन बाय वन करके देखते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और इनमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। देखिए अभी हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाया गया है जिसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश देता है। अब दोस्तों देखते हैं हम अगली रिट यानी परमादेश को। दोस्तों परमादेश उन सरकारी अधिकारियों के लिए जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं करते हैं। इस आदेश से उन्हें कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। फिर आता है दोस्तों प्रतिषेध। दोस्तों प्रतिषेध के माध्यम से ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह मामला आपके कार्यक्षेत्र का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए निचला न्यायालय किसी ऐसे केस को देख रहा है जो उसके कार्यक्षेत्र का नहीं है, तो ऊपरी न्यायालय ऐसे मामले के लिए निचले न्यायालय को मना कर सकता है इस प्रतिषेध पत्र के माध्यम से। अब दोस्तों चौथा आता है उत्प्रेषण। दोस्तों उत्प्रेषण के माध्यम से ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आप अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। जी हाँ दोस्तों, ऊपरी न्यायालय आदेश देता है निचले न्यायालय को कि आपके पास जो लंबित मुकदमे हैं, जो काफ़ी दिनों से मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें आप मेरे पास भेज दीजिए। फिर आता है दोस्तों अधिकार प्रक्षालेख। दोस्तों देखिए अधिकार प्रक्षालेख कब जारी किया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से यानी इलीगल रूप से किसी पद पर कार्य करता है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षालेख के माध्यम से पूछताछ करता है तथा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसे कार्य से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 32 था, इसमें जो 5 प्रकार की रिट थी उनको हमने जाना। एक पॉइंट आपको फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखना है कि इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों यहाँ तक हमने अपने जो 6 मौलिक अधिकार थे उनको सबको स्टडी कर लिया है। अब दोस्तों हमारे जो 3 आर्टिकल बचे हैं 33, 34 और 35, क्योंकि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हैं, तो आर्टिकल 32 तक तो हमने स्टडी कर लिया है। अब बचे हमारे आर्टिकल 33, 34 और 35। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं कि इनमें क्या लिखा है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 33। दोस्तों अनुच्छेद 33 के माध्यम से संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को काफ़ी हद तक सीमित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो सेना के व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं आर्टिकल 33 के माध्यम से। फिर दोस्तों आता है अनुच्छेद 34। दोस्तों अनुच्छेद 34 में लिखा है कि मार्शल लॉ यानी सेना विधि के दौरान मौलिक अधिकारों के हनन पर संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर सकती है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 35 को। 35 में लिखा है दोस्तों कि मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर संसद जो है कानून बना सकती है। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं यानी निरस्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों एक अंतिम पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हमने जितने भी आर्टिकल पढ़े हैं वो सभी आर्टिकल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं, यानी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। उनमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। यहाँ ध्यान रहे दोस्ती, विदेशी नागरिकों को, दुश्मनों को नहीं। यानी मान लीजिए कल कोई आतंकवादी आ जाता है तो उसे ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों हमने सबसे पहले पढ़ा था समता और समानता का अधिकार, ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है।
इसमें दोस्तों एक आर्टिकल लिखा था 14 में लिखा था विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये नागरिकों को तो प्राप्त है ही, साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। बस इस अधिकार में यानी समता और समानता के अधिकार में एक ही आर्टिकल जो है वो विदेशियों नागरिकों को प्राप्त है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसमें हमने उस समय 5 आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो आप ऐसे याद रखना कि आर्टिकल 19 को छोड़ के, जो आर्टिकल 19 था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे छोड़ के बाकी जो आर्टिकल हैं वो सभी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसमें 2 ही आर्टिकल थे और दोनों आर्टिकल भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं, यानी ये अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। फिर दोस्तों आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में टोटल 4 आर्टिकल थे जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो टोटल आर्टिकल हैं ये सभी विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं। आर्टिकल जो 32 था वो यहाँ नहीं है, तो चारों जो मौलिक अधिकार थे उनमें कुछ आर्टिकलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।